So hello everyone. In this lecture we will study about the regionalism. आप सभी लोग को पता है कि जो यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम है गाइस, उसमें जो जीएस 1 है, जीएस 1 में एक सब्जेक्ट है सोसाइटी, और सोसाइटी में एक टॉपिक मेंशन्ड है रीजनलिज्म। तो इस रीजनलिज्म को मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है। एक्चुअली मैंने इसे तैयार ऐसे किया है कि पहले तो रीजनलिज्म का मैंने जो कंसेप्ट है, जो इसका कंसेप्ट है उसको पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके साथ ही साथ मैंने इसमें यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक का आ रखे हैं 1979 से लेकर के 2024 तक का सब पीवाईक्यूज इसमें ऐड किए गए हैं और उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस लेक्चर में बने रहें और यहाँ से ऐसे ही आपने हर टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर आप लोग को मेरे मेंस मेंटरशिप में जुड़ना है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीजनलिज्म के साथ। सो व्हाट इज़ रीजनलिज्म? यहाँ पे मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए रीजनलिज्म से एसोसिएटेड, उसमें आप लोग सीधे सीधे इस इंट्रोडक्शन को लिख देंगे कि रीजनलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ अ रीजन। ये एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिससे हम अपने रीजन सेंट्रिक एक्चुअली हम हो जाते हैं, तो हम किसी रीजन से बहुत ज़्यादा हमें लगाव होने लगता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, रीजनलिज्म इज अ टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद देयर लोकल रीजन ओवर अ ब्रॉडर नेशनल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एम्फसाइजिंग इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो मेरे ख्याल से तो आपको ये शॉर्ट डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि गाइस एक चीज़ समझो, रीजनलिज्म मतलब कि किसी भी रीजन के सेंट्रिक हो जाना, उसे रीजनलिज्म कहते हैं। इंडिया, आपको पता है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सी कल्चरल आपको डाइवर्सिटी दिखेगी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आपको दिखेंगी। तो ये सब जो डाइवर्सिटीज़ हैं इनके अपने अलग अलग बिलीव्स हैं, तो वही बिलीफ फोस्टर करते हैं रीजनलिज्म की फीलिंग को। रीजनलिज्म के दो तरीके के रीजनलिज्म होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव रीजनलिज्म में नेगेटिव अटैचमेंट हो जाता है अपने रीजन से। जैसे खालिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है, इसमें ये लोग अपना एक अलग कंट्री की डिमांड ये लोग कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव रीजनलिज्म है। इन्हें अपने रीजन से, अपने बिलीफ से इतना ज़्यादा प्यार है कि ये लोग नेगेटिव रीजनलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। पॉजिटिव रीजनलिज्म का मतलब है कि लोगों का लव फॉर देयर रीजन, कल्चर और लैंग्वेज। जैसे कि झारखंड स्टेट बना बिहार से, तो जो झारखंड स्टेट बना ये एक पॉजिटिव रीजनलिज्म का एग्जाम्पल है। अगला देखेंगे इसमें कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो रीजनलिज्म को फोस्टर करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, हिस्टोरिकल हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, कास्ट, रिलीजन है, लैंग्वेज है। एक एक करके देखते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर जो जो हैं, इन सब फैक्टर से रीजनलिज्म तेज़ी से बढ़ता है। तो जोग्राफिकल फैक्टर क्या है कि हम, आप सभी को पता होगा कि पहले इंडिया पाकिस्तान दोनों एक ही नेशन हुआ करते थे, एक कंप्लीट उनका एक एरिया हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद वो सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग रीजन्स एक्चुअली वो बन गए। तो कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस का जब हमारा टाइम था, तो उस समय जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, जब उन सब प्रिंसली स्टेट को एक साथ किया गया, तो बहुत से लोगों को ओल्ड टेरिटरी और न्यू टेरिटरी इसके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जब हम लोगों ने मर्ज किए वो स्मॉल स्टेट, तो लोगों की जो लॉयल्टी है वो कम हुई, जिसके कारण आज आप ये दो तरीके के कन्फ्लिक्ट वहाँ पे देखते हैं। उसी तरीके से हिस्टोरिकल हमारा फैक्टर है। इकोनॉमिकल फैक्टर हम देखेंगे कि बहुत जगह आप देखेंगे रीजनल इम्बैलेंस है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। जैसे आप उत्तराखंड को ही देख लो, यहाँ पे हिल प्लेन डिस्पैरिटी है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, किसी जगह ज़्यादा हैं, तो इकोनॉमिक बेसिस भी एक फैक्टर है रीजनलिज्म को बूस्ट करने का। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस की अगर हम बात करें, तो ये भी रीजनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जैसे कि सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट्स आप देख सकते हैं जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम कास्ट रिलीजन को देखेंगे कि जो कास्ट और रिलीजन है ये भी फोस्टर करता है रिलीजनिज्म की फीलिंग को। लैंग्वेज भी एक रीज़न है। तो इस तरीके से गाइस हम देखेंगे। अभी आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या रहे हैं रीजनलिज्म को फोस्टर करने के लिए, रीजनलिज्म को कम करने के लिए। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है। 5th और 6th शेड्यूल आपको पता होगा, इसमें जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं ये सभी माइनॉरिटी वगैरह और जो ट्रेडिशनल उन लोगों के लिए, ट्राइबल्स वगैरह के लिए है। पेसा एक्ट 1996 ये है, आर्टिकल 371 है। तो रीजनलिज्म के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? एक होता है सुप्रा स्टेट, दूसरा इंटर स्टेट, तीसरा इंट्रा स्टेट। सुप्रा स्टेट का मतलब है एक या एक से ज़्यादा स्टेट किसी दूसरे स्टेट के लिए जो इनकी फाइट रहती है।
जैसे साउथ और नॉर्थ का जो कॉन्फ्लिक्ट है हिंदी लैंग्वेज को लेकर के, देखो साउथ एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, नॉर्थ एक बड़ा डायमेंशन है, तो इन दोनों की लड़ाई हिंदी लैंग्वेज को लेकर के जो है, ये सुपरा स्टेट रीजनलिज्म है। उसी तरीके से इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, जैसे आप देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब का है सतलज वाटर रिवर इश्यू को लेकर के। इंट्रा स्टेट आप देखेंगे कि जो स्टेट है उसी का एक पार्ट स्टेट के अगेंस्ट, जैसे आप देखेंगे कि उड़ीसा है, तो उड़ीसा में एक इसका एरिया चले जाता है आपका कोस्टल एरिया के पास, और दूसरा इसका जो वेस्टर्न रीजन है वो लैंड मास के पास है, तो इन दोनों के बीच में भी रीजनलिज्म की फीलिंग आती है। डिमांड्स एक्चुअली इनकी क्या होती हैं, तो डिमांड इनकी तीन तरीके की होती हैं। एक तो ये चाहते हैं कि, या तो ये चाहते हैं कि हमें सेपरेट कर दो, सेपरेटिस्ट की डिमांड होती है, जैसे नया स्टेट की डिमांड ये लोग कर रहे हैं, या सेशनिस्ट डिमांड होती है इनकी कि नया कंट्री हमें चाहिए, या ये चाहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी मिल जाए और हमें ज़्यादा पावर मिले ताकि इनकी डिसीजन मेकिंग ये लोग ज़्यादा कर पाएँ। तो आप देखेंगे न्यू कंट्री, नए कंट्री को बनाने के लिए जैसे खालिस्तान वाला जो डिमांड है वो आप इसमें कोट कर सकते हैं। सेपरेटिस्ट जो डिमांड है इसमें आप नया स्टेट ये बनाएंगे, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिग ड्रेन, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इज़ अ बिग ड्रेन ऑन द नेशनल एक्सचेकर, तो ये एक लर्निंग डेंजर है। तो ये सब चीज़ें ये वोट बैंक के लिए पॉलिटिशियंस इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरीके जैसे बहुत से स्टेट्स बने हैं सेपरेट हुए हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं। स्टेट ऑटोनॉमी ये मैंने बता दिया आप लोग को। तो गाइस ये हमने देखा कि फैक्टर्स क्या क्या हैं और फॉर्म्स क्या हैं। ये कॉजेज़ हालांकि ये उसी का पार्ट था, लेकिन मैं इसको फिर बता देता हूँ। देखो ये सब कॉजेज़ हैं। एक तो किसी भी टॉपिक का अगर पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर से ये लोग रीजनलिज्म की भावना को फोस्टर करते हैं। अगेन फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने भी रीजनलिज्म को प्रमोट किया है, ठीक है, क्योंकि ये लोग भी अब ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंटल डेफिसिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, तो उस कारण से ये होता है। इनफैक्ट इसमें वुमेन्स भी अब पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे जो तेलंगाना का मूवमेंट हुआ था एक सेपरेट स्टेट के लिए, उसमें महिला मुक्ति मोर्चा, ये महिलाओं का ही ये एक ग्रुप था जिसको लीड भी महिलाएं कर रही थी, तो ये वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाता है रीजनलिज्म में। अभी चौथा देखेंगे आप इसमें पुअर परफॉर्मेंस इन रिफॉर्म्स, यानी कि बहुत ज़्यादा लैंड रिफॉर्म नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी भी जो फ्यूडल मेंटेलिटी है वो अभी भी लोगों के अंदर है। एसिमिलेशन, जो इनको एसिमिलेशन का डर है, जैसे जो साउथ और नॉर्थ का मैंने कॉन्फ्लिक्ट अभी आपको बताया हिंदी लैंग्वेज को लेकर के। इसके गाइस इफेक्ट क्या क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, देखो ये एक तो लोगों को नैरो माइंडेड बना देता है, वो दूसरों के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता है फिर आदमी, क्योंकि उसको अपने रीज़न के लिए इतना ज़्यादा उसके लिए लव हो जाता है। दूसरी चीज़ है लोगों को अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, तो इससे इनके अंदर फॉल्स सेंस ऑफ ओनरशिप आने लगती है किसी भी जगह को लेकर के। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी ये खतरा होता है। अगला देखेंगे इसका इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो रीजनलिज्म अगर बढ़ेगा तो रीजनल पार्टीज़ डेफिनेटली बढ़ेंगी, रीजनल मूवमेंट्स होंगे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये दिक्कत बनेगा। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होंगे, जैसे अभी आप कश्मीर के एरिया को देखेंगे तो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म की भावना के कारण वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट हो गए हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप देखेंगे कि कैसे, जैसे आपने ये देखा कि जो तमिल की जो रीजनल पार्टीज़ हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, जिससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन ख़राब होना है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो रीजनल मूवमेंट्स हैं ये मूवमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो इससे लोगों के अंदर हेटेडनेस आएगी और जिससे वायलेंस बढ़ेगा। वायलेंस बढ़ने के कारण इकोनॉमी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगी। उसके बाद गाइस आप देखेंगे कि सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन क्या है। ये एक ऐसा व्यू है जो कि ये कहता है कि कोई भी स्टेट स्पेसिफिकली बिलोंग टू मेन लिंग्विस्टिक ग्रुप और लोकल रेजिडेंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोकल रेजिडेंट या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप ज़्यादा है, स्टेट उनका है, सन ऑफ द सॉइल वो वहाँ के सन है, तो ये एक्सक्लूसिवली होमलैंड ऑफ इट्स मेन लैंग्वेज स्पीकर्स। अभी आप देखेंगे, और दूसरी चीज़ है इसका जो दूसरा डॉक्ट्रिन है यह है कंपटीशन फॉर जॉब्स। तो यहाँ इन लोगों ये लोग कहते हैं कि जो हम क्योंकि सन ऑफ द सॉइल हैं तो इसलिए हमारे लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहनी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे हरियाणा गवर्नमेंट का जो बिल है रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स को लेकर के, इसमें 75% पीपल जो लोकल के लोग होंगे उन्हीं को ये लोग इंडस्ट्री में रखेंगे एम्प्लॉय के रूप में, और मेजॉरिटी बिकम्स माइनॉरिटी, इसका तीसरा रूल। तो इसे कम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो हमने रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इंसेंटिव लेकर के आने पड़ेंगे जिससे वो बैकवर्ड स्टेट्स का डेवलपमेंट करे।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट को ज़्यादा इंटरफेयर, सेंट्रल को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट्स में। उसके बाद पॉलिटिक्स को सेंसिटाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, तो पावर का मिसयूज़ ना हो इसके लिए। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट हम इनका कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे मनरेगा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करो, पेट्रियोटिक फीलिंग आनी चाहिए लोगों में। फाइनेंशियल इंक्लूजन हम कर सकते हैं कि जैसे बैंक है उन्होंने रूरल एरियाज़ में अपनी ब्रांचेस खोलनी चाहिए, तो वहाँ का भी डेवलपमेंट हो जिस कारण से रीजनलिज्म कम हो। मास मीडिया का इसमें भी रोल है। एजुकेशन का तो आपको पता ही है, अवेयरनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। स्कूल करिकुलम में कुछ ऐसी चैप्टर्स या टेक्स्ट बुक वगैरह ये सब इंक्लूड करनी चाहिए जिससे हम लोग इसको कॉम्बेट कर सकें। मास मीडिया का रोल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कम्युनिकेशन के आप अच्छा कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क बनाओ रोबस्ट, जिससे कि एलियनेशन की फीलिंग लोगों में कम होगी। तो अब हम देखेंगे तो गाइस ये आज का लेक्चर था, और इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने रीजनलिज्म को बहुत छोटे में शॉर्ट में समझा है। आगे हम इसमें और चीज़ें भी देखेंगे कि रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ सही है या गलत है। उसके बाद धार कमीशन की जो रिपोर्ट थी, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट जो आया 1955 में, जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर यूपीएससी की कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, इस रीजनलिज्म कंसिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। उसके बाद कैन इट बी सेड दैट रीजन फॉर्म कल्चर इन यूनिट रेदर देन स्टेट्स। हाउ व्हाट आर द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, डू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट प्रमोट रीजनलिज्म, हाउ मोर number of states bring effective governance at state level, do more, growing feeling of regionalism led to the demand of a separate state, impact of regional politics in Indian politics, और how regionalism have affected Indian polity। उसके बाद political boundaries and regional boundaries need to be co-terminus, do you agree। तो ये कुछ यूपीएससी के इसमें पीवाईक्यूज़ हैं, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि नेशनल इंटीग्रेशन और रीजनल ऑटोनॉमी को कोइंसाइड करने की क्या नीड है, और उसके बाद इन्होंने पूछा था कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है रीजनलिज्म के लिए। साथ ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैसे होता है, और गवर्नमेंट क्यों रिजेक्ट कर रही है सेपरेट स्टेट की डिमांड। तो इन सब चीज़ों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को मेरे इस कोर्स का पार्ट बनना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8535088886। इसी तरीके से हमने बहुत शॉर्ट नोट्स इन चीज़ों के बनाए हैं, और यकीन मानो इससे बाहर आपका क्वेश्चन चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो नहीं जाएगा। और घुमा फिरा करके इसी कंटेंट का हम लोग यूज़ करेंगे अपने आंसर्स को फ्रेम करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पीडीएफ है, अगर आपने इतना सा ही पढ़ लिया, इतना भी नहीं पढ़ा, सपोज दैट आपने इसके शुरू के 3 पन्ने पढ़े, 2 और ये 3 पन्ने पढ़ लिया, आपने समझ लिया इन 3 पन्नों को। 3 भी नहीं, एक्चुअली ये 2.5 पेजेस हैं। यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर घुमा फिरा करके ही करना पड़ता है। ये रीजनलिज्म के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्या फैक्टर हैं, कैसे इसे कॉम्बेट करें। इस तरीके से अगर आप लोग खुद के ऐसे नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे पेड कोर्स का पार्ट बन सकते हैं।